नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे पर धामी ने उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ मुलाकात की है और संवाद भी किया है। सीएम धामी ने कहा कि हमने चुनाव से पहले जो वादे जनता से किए थे, हम उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हैं और सभी वादे पूरे किए जाएंगे। सीएम धामी ने बताया कि जब उन्हें 2021 में सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो महज 6 महीने में उन्होंने करीब 100 से ज्यादा ऐसे निर्णय लिए जिसके चलते प्रदेशवासियों ने दोबारा बीजेपी को सत्ता सौंप दी। सीएम धामी ने संवाद में कहा कि सरकार ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य किया और आगे भी कर रही है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण कर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है और जो वादे हमने जनता से किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। एक तरफ जहां बीजेपी इस संवाद की सराहना कर रही है, वहीं कांग्रेस सीएम धामी के उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद को चंपावत उपचुनाव से जोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम धामी का मेन मकसद उपचुनाव के लिए वोटरों को साधना है और कांग्रेस ने चारधाम यात्रा पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीएम धामी कुछ भी कर ले, चंपावत से चुनाव नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उन्होंने खटीमा के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया है, इसलिए जनता ने नकार दिया और चंपावत की जनता उन्हें नकारेगी। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीएम धामी को प्रवासियों की चिंता नहीं है, वो प्रवासियों की चिंता के नाम पर सिर्फ बयानबाजी करते हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर लगातार हमको ऊर्जा देने का काम किया, हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक, मैं कहूं कि बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और हमने भी सरकार बनने के बाद, क्योंकि वो 6 महीने में लगभग, जैसा भाई साहब कह रहे थे अजय बढ़ती कि 600 से भी ज्यादा निर्णय लिए और वो निर्णय हर वर्ग में लिए हैं। चाहे वहां पर आशा वर्कर काम करती थी, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें थी, उपनल के कर्मचारी थे, भोजन माताएं थी, हमारे ग्राम प्रधानगण थे, हमारे जो है उपनल के कर्मचारी थे, हर सेक्टर में आंदोलनकारी थे। हर किसी का हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया और दो सालों तक लगातार वहां पर यात्रा भी चली थी। ये जो आज श्रद्धालु, आज पर्यटक उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि जो एक नहीं, आज 5-5, 6-6 गुना ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। उस समय में आजीविका का संकट आ गया। हम लोगों ने उसको देखते हुए हमारे जो पर्यटन उद्योग से, परिवहन से ऐसे जुड़े हुए लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए का उस समय पैकेज दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे फार्मासिस्ट, नर्सिंग वाले, हमारे डॉक्टर, जितने भी हेल्थ वर्कर थे, उन सभी के लिए 200 करोड़ का लगभग पैकेज दिया। जो स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर और इसके माध्यम से जो काम करते हैं उनके लिए अलग से 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। यानी कि हर क्षेत्र में हमने रास्ता निकाला। निश्चित रूप से हमारे समग्र विकास में प्रवासी बंधुओं का भी योगदान हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको आह्वान भी किया है और हमारी सरकार की योजना भी ऐसी है कि प्रवासी बंधु भी अपने गाँव में आए और यहाँ के विकास में अपना योगदान। देखिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये एक विशेष पहल है, मैं सोचता हूँ एक बहुत सार्थक रूप इख्तियार करेगी। और जिस प्रकार पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस आह्वान पे लगे रहते हैं कि उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आनी चाहिए और जो हमारी प्रतिभाएं जो देश के कोने कोने में अपना एक विशेष योगदान दे रही हैं, वो महत्वपूर्ण प्रतिभाएं यदि उत्तराखंड में अपना योगदान देंगी तो उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास होगा, यहाँ की आर्थिकी का विकास होगा और मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं
आप उत्तराखंड की ओर अपना रुख करें और उत्तराखंड के लिए सोचें और उत्तराखंड में अपना महत्वपूर्ण जो भी जिस प्रकार का योगदान दे सकते हैं, उत्तराखंड को अपना योगदान। तोमर जी, कांग्रेस कटाक्ष कर रही है कि क्या उपचुनाव के टाइम ही याद आई है सीएम साहब को उत्तराखंड प्रवासियों की? क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, कांग्रेस के पास इस समय बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और कांग्रेस शुरू से ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर चलती आई है। नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने पूरा चुनाव लड़ा। देखिए, आज प्रदेश के मुखिया को अचानक प्रवासी उत्तराखंडियों की याद आना सीधे सीधे दर्शाता है कि चंपावत उपचुनाव को साधने की तैयारी में पुष्कर सिंह धामी जी हैं। आज प्रदेश में 4 धाम यात्रा संचालित हो रही है, जिसमें इतनी कुव्यवस्था है, इतनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसकी वजह से अब तक 55 से ज़्यादा श्रद्धालु अपनी जान को गंवा चुके हैं। यहाँ कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं है और उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री जी को, पर्यटन मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी और परिवहन मंत्री जी को एक साथ मिल करके यहाँ पे सारी चीज़ों का जायजा लेना चाहिए, तब मुख्यमंत्री जी प्रवासी उत्तराखंडियों को साधने का कार्य कर रहे हैं, जो कि सिर्फ चंपावत उपचुनाव को जीतने की तरफ एक वो सोच रहे हैं कि उनकी मदद से वो चंपावत उपचुनाव जीत जाएंगे, बट वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि वहीं से जुड़े खटीमा की जनता उनकी असलियत पहचानती है। 2 बार वो खटीमा के जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन खटीमा की जनता के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इसका नतीजा था कि जनता ने उन्हें नकारने का कार्य किया। और मुझे लगता है कि आपको उत्तराखंड के प्रवासी लोगों की याद उस वक्त नहीं आई जब कोरोना काल में हर व्यक्ति परेशान था। आपने उनके लिए उनको वापस आने की बसों की अरेंजमेंट तक नहीं की। जो प्रवासी उत्तराखंडी मजदूर रिवर्स पलायन करके उत्तराखंड में आए थे, उनको आपने रोकने के लिए क्या किया, ये जनता को बताने का। सीएम साहब प्रवासियों के साथ किए गए वायदे पूरे कर रहे हैं, तो सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर उनको प्रवासियों की चिंता होती तो मैंने कहा ना कि सरला रावत को खोजने की चिंता भी दिखाई देती, कहीं बयान में दिखाई देती, उनके कर्म में दिखाई देती, जो कि नहीं दिखाई दी। ये अच्छी बात है, हमें खुशी है कि सरला रावत जी कल रात मिल गई हैं, वो अपने घर पहुंच गई हैं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या उनकी सरकार का कोई योगदान नहीं है। वो पुलिस ने अपना काम किया, न उनकी दिल्ली की सरकार का योगदान है, न उनकी उत्तराखंड की सरकार का योगदान है। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि वो प्रवासियों की चिंता के नाम पर केवल बयानबाजी। तो चर्चा पर वापस आते हैं और जिस तरीके से पंजाब के सीएम अभी भगवंत मान श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे और फिलहाल उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है और चर्चा पर वापस आते हैं। तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वो प्रवासियों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करते हुए इसी को लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर है और इसे सीएम धामी के उस मुलाकात से को चंपावत उपचुनाव से जोड़ते हुए देखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार हमलावर है और हमलावर होते हुए कांग्रेस ने कहा कि सीएम धामी उत्तराखंड से चंपावत से चुनाव जीतने वाले नहीं है, कुछ भी कर लें। तो उत्तराखंड के इस महासंग्राम में सियासी संग्राम जो है लगातार छिड़ा हुआ है और लेकिन इससे बीच जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, तमाम जो राजनीतिक उलटफेर हैं, तमाम जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर, साथ ही आम आदमी पार्टी भी, क्या कुछ इसको लेकर जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे। अब फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। तो एक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा पर वापस जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस लगातार सीएम धामी पर निशाना कसती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी एक तरफ जहां सीएम के
प्रवासी मजदूरों के साथ, प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद की सराहना करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस लगातार इसको लेकर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आज इस पर चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरण जो है वो दिल्ली के दौरे के साथ गरमा ही क्यों जाते हैं, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली के दौरे पर जाते हैं बीजेपी को तो ये अच्छा लगता है, लेकिन कांग्रेस को एक नया मौका मिल जाता है बीजेपी पर निशाना साधने का। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी भी, जो इसने अपना कैंडिडेट तक नहीं उतारा है चंपावत उपचुनाव में, वो भी चंपावत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। मेहमानों से पहले आपका परिचय कराते हैं। हेमा भंडारी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसीम जैदी जी हैं, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और रविंद्र कुमार प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वसीम जैदी जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं और प्रवासी मजदूरों से मुलाकात करते हैं तो आखिर कांग्रेस को इसमें गलत क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस को कुछ गलत नहीं लगता प्रियव्रत जी, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा सरकार के कथनी और करने में फर्क होता है। प्रवासी भाइयों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो इसमें अच्छी बात है, बात होनी चाहिए। प्रवासी भाइयों के बीच में भी कई बार गया हूँ दिल्ली में, मुंबई में, तो प्रवासी भाइयों में उत्तराखंड को लेकर चिंता रहती है। वो उत्तराखंड की नीति युक्ति, उत्तराखंड की राजनीति की सबकी वो चिंता करते हैं और वो समझते हैं कि कैसे बेहतर प्रदेश बन सके। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं तो अपने प्रदेश से, अपने वतन से सबको मोहब्बत होती है, मोहब्बत है प्रवासी भाइयों की। लेकिन ये भाजपा सरकार करती है प्रियव्रत जी, कथनी और करने में इनकी फर्क होता है। ये प्रवासियों के बीच में जाकर पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं कि हम सुशासन वाली सरकार दे रहे हैं, हम अंतिम छोर तक व्यक्ति को सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। तो ये जो झूठ जाकर ये दिल्ली में बोलते हैं उससे कांग्रेस को ऐतराज है और ऐतराज रहेगा। सरकार जो कहती है वो करके दिखाइए, बड़बोली सरकार जो बन जाती है उसका ऐतराज कांग्रेस करती है और करती रहेगी। ये सुशासन की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं प्रियव्रत जी। अभी आपने देखा होगा सहकारी भर्ती घोटाले के ऊपर एक बयान पुष्कर सिंह धामी जी का नहीं आया। सहकारी भर्ती घोटाले के ऊपर एक कोई कमेटी नहीं बैठी, कोई जांच नहीं हुई, कोई किसी तरह का सरकार के कानों के ऊपर जू नहीं रही। चलिए वसीम जैदी जी, लौटेंगे एक राउंड में सबको पहले ले लेते हैं। वसीम जी एक राउंड में सबसे पहले ले लेते हैं रविंद्र कुमार जी। सर कांग्रेस को तो दिल्ली दौरे से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर बड़ा आरोप ये जड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम धामी की कथनियों करनी में बड़ा फर्क है। रविंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। हेमा भंडारी जी, हेमा जी आवाज पहुंच रही क्या आप तक? चलिए शायद टेक्निकल खामी के चलते आवाज नहीं पहुंच रही। वसी जी, प्रियव्रत जी मैं वही अपनी बात कह रहा था कि सरकार जो करती है वो कहे उसके बारे में चर्चा करें। जो सरकार जिस मुद्दों से दूर रहती है उनकी चर्चा क्यों करती है? अभी 4 धाम में आपने देखा होगा व्यवस्थाओं का अंबान लगा हुआ था, यानी कि पहली बार ऐसा वक्त की एनडीआरएफ और आईटीबीपी की वहां पर ड्यूटी लगानी पड़ी, जो कि सरकार की, राज्य सरकार की विफलताओं को दर्शाता है। पहली बार ऐसा वक्त के पर्यटन मंत्री के होते हुए 2 अन्य मंत्रियों के करीब ड्यूटी लगानी पड़ी 4 धाम में, और दोनों ही मंत्रियों ने जाकर एक बार नहीं देखा। जलसी ग्रामत जी, सुबोध उनियाल जी ने एक बार भी कंसर्न नहीं देखा कि 4 धाम की व्यवस्था कैसी चल रही है। चंपावत जिले में 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है और चंपावत में कांग्रेस के खिलाफ जो कार्य भाजपा वहां पर कर रही है वो सबकी आंखों के सामने है। हमारे चुनावी कार्यालय बंद किए जा रहे हैं, कांग्रेस के चुनावी कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। तो सरकार जो कहती है वो करके दिखाए ना। सरकार जो ड्यूटी और बड़बोलेपन
जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार के अंदर है उससे कांग्रेस को ऐतराज है। प्रियव्रत जी, चलिए रवि जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेमा जी। जी मैम, चर्चा में आपका स्वागत है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आरोप तो लगा रही है, लेकिन आरोप लगाने के साथ साथ उत्तराखंड में वजूद भी बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को। जी बिल्कुल। लगता है आपको कहीं ना कहीं? देखिए 70 की 70 विधानसभा सीटों में आपको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद दमखम के साथ आम आदमी पार्टी चंपावत उपचुनाव की तैयारी कर रही थी। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम सीएम धामी के खिलाफ प्रत्याशी जरूर उतारेंगे, और शायद एक प्रत्याशी आपको मिल भी गया, जो कहीं ना कहीं सीधी टक्कर तो नहीं, लेकिन हाँ आसपास की टक्कर। जिस तरीके से आपका प्रदर्शन रहा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में, उस हिसाब से टक्कर दे सकता था सीएम धामी को, लेकिन आपने तो स्टेप बैक ही कर लिया। और उससे 2 दिन पहले की बात करें तो आपने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था वॉक ओवर देने का, कि कांग्रेस वॉक ओवर दे रही है बीजेपी को, लेकिन मैम कहीं ना कहीं फिर आपने ही वॉक ओवर दे दिया। देखिए प्रियव्रत जी, अभी जो है हमने विधानसभा जो चुनाव लड़ा है और जिसमें हमने 70 की 70 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे थे, और उसके बावजूद जो है हमें जो है जिस तरह से हमें खुद से हमें कमियां हमने महसूस की कि हमारी सबसे बड़ी कमी जो थी हमारी संगठन की थी, उस कमी को हम स्वीकारते हैं। और उसी के चलते ही अभी हमारा जो है पूरा ध्यान संगठन विस्तार पर है, और जल्दी हमारा संगठन का विस्तार होगा। इसीलिए हमने अभी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। और जिस तरह से मैम संगठन का तो विस्तार दोबारा हो चुका है ना मैम। दीपक बाली जी आपके प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बना दिए, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। उसके साथ साथ हमारा हर जिलों में संगठन का विस्तार होगा, जिलेवार हमारा संगठन का। अभी इस समय हमारा वर्क वही चल रहा है, संगठन का काम हमारा चल रहा है। और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी दौरे पर गए थे दिल्ली, और दिल्ली जाकर उन्होंने जो प्रवासियों से बातचीत करी, और जब उन्होंने बातचीत करी तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि उन्होंने पूरी बातचीत में आम आदमी पार्टी को रखा। इससे पता चलता है कि पुष्कर सिंह धामी जी भी अपनी टक्कर जो है आम आदमी पार्टी को ही मानते हैं। अब मैम कैसी बात करती है आप? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि एक नेशनल चैनल पर बैठकर आप ऐसे बयान क्यों दे देती हैं कि ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी हो जाता है। आपके सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल वो तक आपको छोड़ गए, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने पूरा सहरा बांध रखा था, वो दूल्हा ही अब बारात छोड़ के भाग गया। देखिए मुख्यमंत्री जी इस मुखालते में हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी आम आदमी पार्टी थी, और आज भी आम आदमी पार्टी है। कर्नल अजय कोठियाल जी 18 अप्रैल 2021 को आए थे, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी थी। हालांकि कर्नल अजय कोठियाल जी के जाने से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उसके बावजूद संगठन है। मतलब लोग जो हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, ऐसा नहीं है कि चुनावी में आम आदमी पार्टी शुरू से ही उत्तराखंड में है, और इसीलिए उन्होंने 70 विधानसभा सीटों में आपने देखा कि प्रत्याशी भी उतारे थे। आज प्रत्याशी उतारे थे, प्रत्याशी उतारने का एक उत्तराखंड क्रांति दल भी है उत्तराखंड में, वो भी प्रत्याशी उतार देती है। लेकिन मैम सवाल तो यहाँ पर है कि निर्दलीय विधायक जीत जाते हैं, और निर्दलीय विधायक जितने जीते हैं उतने की सिर्फ आम आदमी पार्टी जमानत बचा पाई है। ये चर्चा का विषय हो जाता है ना, चिंता का विषय हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए। पहली बार देखिए, आम आदमी पार्टी जब आती है ना तो पूरी सत्ता, जैसे पंजाब में है, दिल्ली में है, तो उत्तराखंड में भी पूरी सत्ता के साथ आएगी। आम आदमी पार्टी जब आती है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ हमारी एंट्री है। ये अभी इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ हमने एंट्री की है। चलिए फाइनल में एंट्री कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री जी मैम फाइनल में एंट्री कर ली, लेकिन सेमीफाइनल में कदम बढ़ाते बढ़ाते आप रह गई। जी देखिए, लगातार हमारी जो है संगठन जब विस्तार होगा तो हमारी आम आदमी पार्टी 2027 में देखिएगा पूरी सत्ता यहाँ पर आम आदमी पार्टी की होगी। मैम ये दावे जो हैं वो 2022 में भी किए जा रहे थे। जो उत्तराखंड की जो जनता है वो एंड में आके जो है भाजपा वाला जो धर्म का मुद्दा तो कह देते हैं कि वो चलिए हेमा जी लौटूंगा आपके पास लौटूंगा। तो एक बार फिर से चर्चा पर वापस जाते हैं, और हमारे साथ एक बार फिर से मेहमानों को परिचय कर देते हैं। रविंद्र कुमार प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और वसी जैदी
कांग्रेस से हैं, साथ ही हेमा भंडारी अभी आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। रविंद्र कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। सर, आम आदमी पार्टी भी चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही थी 2022 में। नतीजा आपके सामने भी है, इनके सामने भी है और वसी जैदी जी के सामने भी है। देखिए, बातों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का सीधा फंडा है, बातों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। धरातल पे वो दिखे या ना दिखे, बातों में और आरोपों में। रविंद्र जी, देखिए आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से यहाँ चुनाव अभी, हेमा जी कह रही थी कि संगठन हमारा, इनका संगठन कहीं नहीं है। इनके नेता जो है वो फ्री के वादे करते हैं, लोगों को फ्री के सपने दिखाते हैं और झूठ पे राजनीति करते हैं। लेकिन ये देवभूमि की जनता, ये देवभूमि की जनता, देखिए हेमा बहन, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। चलिए हेमा जी सुन लेते हैं जरा, काफी लंबे समय के बाद इन्हें समय दिया गया है। आप तो काफी लंबे समय से बोल रही थी, सुन लेते हैं रविंद्र कुमार जी, बात रखिए अपनी। तो जिस प्रकार से इनके झूठे वादे लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, यहाँ की देवभूमि की जनता ने पूरे देश को मैसेज दिया और देश के लोगों को मैसेज दिया कि ये झूठे फरेबी लोग, इनके झांसे में यहाँ की जनता नहीं आने वाली। और आपने ठीक कहा, जितने निर्दलीय यहाँ जीते हैं उतनों की ये जमानत बचा पाए। और कहीं ना कहीं जब आप आंकड़े देखेंगे तो मेरे ख्याल से लोगों ने नोटा में ज्यादा वोट दिए होंगे इनकी अपेक्षा। आंकड़े में एक बार पढ़ रहा था तो यही था। बिल्कुल रविंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। मैं एक बार आंकड़े पढ़ रहा था तो कोई प्रत्याशी तो इतने वोट ला पाए हैं जितने प्रधानी बीडीसी में पढ़ते हैं। हाँ, और दूसरा, इनके नेता उत्तराखंड के कर्नल कोटियाल, देखिए देवभूमि उत्तराखंड जो है वो देश की जो है सेना के अग्रणी भूमिका निभाता है। उनको विचारों को इतने झूठे वादे करके, इतना झूठ के भ्रम में फंसा के, और आज वो। रविंद्र जी आप बात रखिए अपनी, हेमा जी की एनर्जी डाउन है क्योंकि चर्चा ऐसे नहीं होती ना। देखिए हेमा जी, मैं आपकी बात पूरे ध्यान से और शांत मन से सुनी। ऐसा सुनने की आदत डालनी चाहिए, सुनने की आदत डालेंगे। चलिए कुछ ना कुछ रविंद्र जी, मैंने ऑडियो डाउन करवा रखी है सर, क्योंकि प्रवक्ताओं का क्या है, वो एंकर के सुनते ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसी तकनीक निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा था, देखिए जो है आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं बचा है, इनका फॉल डाउन आ चुका है और ये उत्तराखंड की जनता ने रविंद्र जी, चलिए हेमा भंडारी जी बात रखिए अब अपनी। रवि हम अपना ये उत्तराखंड तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी पंचायत नहीं है तो दिल्ली जी आपकी आवाज वादे करती है, हवाई वादे करती है। आप इनकी व्यवस्थाएं, मुख्यमंत्री जी के उपचुनाव में तो पूरी प्रशासन को वही लगा रखा है। आप इनकी जो 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं देखिए कि मुख्यमंत्री जी को वो नजर नहीं आ रही थी, 3 मंत्री अपॉइंट कर दिए। सुबह बुनियाल जी हैं और अपने धन सिंह रावत जी हैं और अपने नंदलाल महाराज जी हैं। 3 अपॉइंट करने के बाद भी क्या हालात है कि यहाँ से फंसे घर भर के वापस जा रही है बिना दर्शन किए। इनको क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं नहीं थी। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर देने से सिर्फ इनको सिर्फ क्या है, दहशत है सिर्फ आम आदमी पार्टी से। तो जहाँ जाएंगे वहाँ आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जहाँ जाएंगे, क्योंकि एक ही पार्टी है जिससे इन्हें दहशत है और एक ही व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जिससे इन्हें डर लगता है। तो इसीलिए ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का ही नाम जपते रहते हैं। इनको अपने काम नहीं पता। अगर इनको खटीमा की जनता ने स्वीकारा होता अगर इन्होंने वहाँ पर काम करे होते, लेकिन वहाँ पर काम नहीं किए। अब इन्हें दूसरी तरह से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अब देखते हैं वहाँ की जनता का क्या रुख रहता है। क्या जी आज जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरा देश देख रहा है।
बात उत्तराखंड नहीं, पूरे देश देख रहे हैं कि चार धाम की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, नजर व्यवस्था बिल्कुल है। और मैंने जैसे रवि भाई से पहले भी डिबेट में कहा था कि मैं लाइव रहूंगी, तो मेरा लाइव देख रही है फेसबुक में हर एक व्यक्ति से, और हर एक श्रद्धालु कितने हजारों की तादाद में सड़कों पे पड़े हुए हैं हरिद्वार में। चलिए हेमा जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन वसी जयदी जी से एक कमेंट ले लेते हैं, फिर आएंगे रविंद्र जी के पास। रविंद्र जी, ये तमाम सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा, इनके जवाब मुझे चाहिए। पहले एक वसी जी का कमेंट। वसी जी। हेलो जी, प्रियव्रत जी। जी 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 वसी जी, बात रखिए। आपका सवाल नहीं सुना मैंने आपसे। जी मैंने आपका सवाल नहीं सुना सर, बात रखिए अपनी जिस तरीके से, फिर रवि जी से आपके तमाम सवालों का जवाब लिया जाएगा। नहीं, देखिए अभी जो आम आदमी पार्टी की चर्चा चल रही थी काफी देर से, मैं सुन रहा था लगातार। सवाल आज आम आदमी पार्टी के संगठन का नहीं है, सवाल ये है कि भाजपा सरकार प्रदेश में क्या काम कर रही है, जिसमें जाकर पुष्कर सिंह धामी प्रवासी भाइयों को बता रहे हैं। सवाल ये है कि चार धाम यात्रा के अंदर जो व्यवस्थाओं का अमल लगा हुआ है, उस व्यवस्थाओं के अमल के लिए 3 मंत्री अपॉइंट करने के बाद भी समस्याओं का में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। 2 मंत्री जो अपॉइंट किए गए थे बाद में, वो अभी तक एक बार भी जाकर अपने रूबरू उन्होंने समस्याओं को नहीं देखा। वो बद्रीनाथ में सुबोध उनियाल जी को जाना था, केदारनाथ में धन सिंह रावत जी को जाना था, दोनों एक बार भी नहीं गया। सुबोध उनियाल जी की ड्यूटी चंपावत दौरे में भी लगा रखी है पुष्कर सिंह धामी जी ने। सवाल ये है कि चंपावत दौरे को लेकर, चंपावत के उपचुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, हमारे जो चुनावी कार्यालय है उन्हें टारगेट कर रही है वहाँ पर भाजपा, और बनबसा के अंदर हमारा चुनावी कार्यालय बंद कराया गया, 1-2 जगह चुनावी कार्यालय बंद कराया गया, और वहाँ पर जो अधिकारियों की जो भाषा है, अधिकारियों की भाषा भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह देखने को मिल रही है। इसके लिए चुनाव आयोग में भी कांग्रेस ने कई बार शिकायत की है। तो जो डर अभी भी सताया हुआ है पुष्कर सिंह धामी जी को चंपावत का, ये सवाल है पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे प्रवासी भाइयों के बीच में जाए, बताए उन्हें क्या कर रहे हैं वो, लेकिन सवाल में झूठ तो ना बोले। आप सुशासन की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हैं, आपके यहाँ पर जो प्रदेश में सहकारिता का घोटाला हुआ, जो कोविड वॉरियर्स थे, जो कोरोना वॉरियर्स को नौकरी से निकाल दिया गया, जो पुलिस ग्रेड A बनना था उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। आप जहाँ पर आप वहाँ जाते हो प्रवासी भाइयों के बीच में, अभी शुरुआती जो 1.5-2 महीना जो 100 दिन के लगभग आपको 100 दिन भी नहीं हुए अभी, जो आपको शुरुआती कुछ दिन हुए हैं, उसके अंदर आप अपना एक मैप नहीं बना सके, आपका एक रोड मैप नहीं बना कि आप 5 साल किस तरह काम करेंगे। तो सवाल ये है कि कथनी करने में फर्क न रखे भाजपा, जो काम करती है उसे बताए, और जो काम उसने पिछले 5 साल तक भी नहीं किया उसका जाकर वो वहाँ पर ढिंडोरा पीटती है प्रवासी भाइयों के बीच में, तो इससे ऐतराज है कांग्रेस। चलिए वसी जी लौटेंगे आपके पास। रविंद्र जी सर, देखिए सवाल तमाम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आपने 44 स्टार प्रचारक लगा दिए सिर्फ चंपावत विधानसभा में। देखिए जिस प्रकार से रविंद्र जी एक मिनट और 57 मौतें हो जाती हैं चारधाम यात्रा के दौरान। मान लेते हैं कि 57 मौतें, जिस तरीके से आंकड़े आए हैं, 57 मौतों में से 55 मौतें जो हैं वो हार्ट अटैक से हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी तमाम सवाल उठते हैं। और आपके पर्यटन मंत्री, जब पर्यटन मंत्री को सबसे ज़्यादा जरूरत थी तो वो दुबई चाहते हैं। हमारा मान लेते हैं कि 2 मंत्री आपने तैनात कर दिए थे, अरविंद पांडे जी और अरविंद पांडे जी को आपने तैनात कर दिया था सर। लेकिन सवाल तो ये भी है कि पर्यटन मंत्री पिछली सरकार में भी आपके वो पर्यटन मंत्री रहे, उन्हें तमाम अनुभव है, अनुभव के साथ वो काम करते हैं। जिस तरीके से एक अच्छा खासा उनका बेदाग छवि है उत्तराखंड सरकार में मंत्री के तौर पर, पर्यटन मंत्री के तौर पर उनका अच्छा खासा अनुभव है। तो क्या ऐसे में उन्हें नहीं होना चाहिए था यहाँ? और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा, मुझे नहीं लग रहा कि इससे बड़ी कोई यात्रा होती होगी, या इससे बड़ा कोई पर्व होता होगा उत्तराखंड वासियों के लिए, या इससे बड़ा कोई आय का स्रोत होता होगा सर। लेकिन ऐसे समय में तमाम जो सवाल हैं वो उठना लाजमी सी बात है। रविंद्र कुमार जी देखिए सवाल सारे जरूरी है, और जिस प्रकार से स्वास्थ्य कारणों से या
से आए हुए श्रद्धालुओं की आकस्मिक निधन हुआ है, उसके लिए मेरी शोक संवेदना उनके परिवार के साथ है और ये बड़ी दुखद है। लेकिन आप इसके साथ साथ एक चीज देखेंगे कि आज उत्तराखंड सरकार ने सफल आयोजन करते हुए 4 धामों का लाखों श्रद्धालुओं को सकुशल उनके घर तक इस सुखद यात्रा करके अपने घर तक वापस गए हैं। तो जब इतनी बड़ी यात्रा, और मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं इस बात को, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इतिहास में इतनी जबरदस्त यात्रा, मतलब मैं अगर अपने जीवन काल की भी मानूं या और लोगों से भी पूछूं जो हमारे वरिष्ठ है, तो कहते हैं कि आज तक कभी इतनी बड़ी संख्या में आने वाली देवभूमि में संख्या नहीं थी। और वाकई में ये एक चुनौती का काम है जो लगातार जारी है और सरकार बहुत अच्छे से, सरकार, यहाँ के पुलिसकर्मी, यहाँ का स्टाफ, मैं सभी की बड़ाई करूंगा, और बहुत सारे सामाजिक संगठन भी बहुत अच्छा कार्य करते हुए इस यात्रा को सुगम और सरल बनाने का 100% प्रयास कर रहे हैं। फिर भी कुछ यात्रियों को किसी कारणवश असुविधा होती है, क्योंकि ये यात्रा जो है एकदम दुर्गम स्थान पर है। कम उतनी संख्या में लोगों को भेजकर बाकी संख्या के लोगों को नीचे रखकर इस यात्रा को थोड़ा सा सुगम करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं आरोप ये भी है रवि कुमार जी कि बीजेपी जो है वो अपना सारा ध्यान चंपावत उपचुनाव में लगा रही है। देखिए, ये एक तरीके का आरोप है। आप एक लगातार देखेंगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री लोगों के बीच में, चाहे आरटीओ में सुबह ही पहुंचकर वहां पे लोगों की समस्या देखी, कर्मचारी अगर नहीं पूछे उस पर कार्रवाई करी, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी चंपावत उपचुनाव को लेकर ही कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये चुनाव तो देखिए चंपावत का आज है, फिर उसके बाद अगले साल नगर निगम का, फिर जिला पंचायत का, फिर लोकसभा का चुनाव, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पे देश में, राज्य में चलते रहते हैं और चुनाव के कारण किसी काम में ब्रेक लग जाए ऐसा होता नहीं है। चाहे वो 3 सिलेंडर देने का काम हो जो हमने अंत्योदय में जो लोगों को वादा किया था, चाहे डबल पेंशन का वादा किया हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो वादे हैं धामी सरकार ने, जो युवा मुख्यमंत्री है जिनके नेतृत्व में इस सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है, वो लगातार अपने वादों को पूरा करते जा रही है। और आज देखेंगे कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने कल 9.5 रुपए तेल में, 7 रुपए डीजल में और 200 रुपए गैस के सिलेंडर में कम किए हैं, और ये एक तरीके का लोगों को राहत देने के लिए। और अब बजट का सेशन 7 तारीख को आने। चलिए रविंद्र कुमार जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। तो फिर एक बार चर्चा पर आप सभी का स्वागत है और चर्चा पर वापस जाएंगे। चलिए, हमारे साथ हेमा भंडारी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। हेमा भंडारी जी, मैम तमाम सवालों के जवाब तो आपको मिल गए होंगे। हेमा जी, संपर्क हो पा रहा है क्या आपसे? आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कुछ टेक्निकल खामियों के चलते इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन सबको जल्द से जल्द चर्चा में जोड़ने की कोशिश की जाए। चलिए, वसी जैदी जी। जी प्रियव्रत जी, अभी आपने कई सारे सवाल किए, मैंने भी सवाल किए। जो हमारे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बैठे हैं वो सब बातों पर गोल मोल जवाब देते रहे, पर एक जवाब भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं किया। क्या काम में पेयजल मंत्री ने अगर काम ठीक नहीं किया था तो 2 अतिरिक्त मंत्री की ड्यूटी क्यों लगाई गई? क्या 2 अतिरिक्त मंत्रियों की ड्यूटी तो इसलिए लगाई गई वसी जी क्योंकि पर्यटन मंत्री जो थे वो कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए विदेश हुए थे। कॉन्क्लेव के बाद भी 3 दिन वो दिल्ली बैठे रहे। कॉन्क्लेव में खत्म होने के बाद भी 3 दिन दिल्ली रहने के बाद वो उत्तराखंड में आए, और उत्तराखंड में जो 2 अतिरिक्त मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई, वो लोग कितनी बार बद्रीनाथ और केदारनाथ गए व्यवस्था को देखने। और दूसरा सवाल ये कि इनके एक प्रवक्ता ने मॉक के मामले को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की 4 धाम यात्रियों के ऊपर, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई? कौन सा प्रवक्ता सर? इनके एक प्रवक्ता थे भाजपा के, उन्होंने कहा कि वहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु। शादाब शम्स की बात कर रहे हैं आप क्या?
मैं कोई भी प्रवक्ता में किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनके सर जब आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं और प्रवक्ता का नाम प्रवक्ता कह रहे हैं, तो सर प्रवक्ता जो है उनको नाम लेके आरोप लगाइए ना। नहीं तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा सर उनकी ऑफिशियल टिप्पणी होगी तो आपको नाम लेने में कौन सा कुरेज है? उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? नहीं सर, जब अमर्यादित टिप्पणी की आपके पास बाकायदा आपके पास रिकॉर्डिंग होगी तो आपको नाम लेने में कौन सा कुरेज है? नहीं, सवाल मेरे नाम लेने से या लेने से नहीं है। सवाल ये है कि जो उन्होंने कहा उसके खिलाफ क्या क्या सर आप नाम बताइए तभी तो कार्रवाई की जाएगी ना। ऐसे वो कौन सा प्रवक्ता को ढूंढे कि इन प्रवक्ता ने कौन सी टिप्पणी की है? ने कहा मोक्ष को लेकर, तो उन्होंने चलिए रविंद्र कुमार जी, आपके कौन से ऐसे प्रवक्ता हैं जिन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है? मुझे तो नहीं लगता, यही बताएंगे किसने की है। लेकिन मोक्ष को लेकर सादा शब्द से टिप्पणी की थी, उनके खिलाफ क्या सर यही नाम तो मैं आपसे उतनी देर से पूछ रहा था। दो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई, वो कितनी बार बद्रीनाथ गए। इसके अलावा चंपावत के अंदर जिस तरह से अधिकारी एक भाजपा कार्यकर्ता की जबानी बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? आपने अंतिम समय पर वहाँ पर डीएम और एसडीएम की नियुक्ति की थी, तो सवाल ये है कि इतना ज्यादा क्यों है कि आपको काम कांग्रेस के चुनावी कार्यालय बंद करने वाला है? मेरा तो सवाल एक जवाब भी इन्होंने आपके हमारे भाजपा के जो साथी प्रवक्ता बैठे, एक जवाब इन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं किया। जब ये गोलमोल बातें करते रहे। चलिए रविंद्र कुमार जी, थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा सटीक शब्दों में जो हमारे वसी जैदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको आज लाइव जवाब दे दीजिए जी। देखिए जिस प्रकार से एक वीडियो डाल के इनकी वहाँ की जो विधायिका चुनाव लड़ रही है, उन्होंने एक सिंपैथी वीडियो डाला। उसको आप वीडियो को अगर गौर से देखेंगे कि उनकी पीड़ा जो है वो भाजपा को लेके नहीं है, इनके नेताओं को लेके है। लेकिन वो बेचारी अभी खुल के नहीं बोल पा रही है, क्योंकि क्या हुआ, इनके नेता वहां जाके उसे अकेला छोड़ दिया और कहीं कोई काम करने को तैयार नहीं है। स्टार प्रचारक लगाए गए हैं सर, 30 स्टार प्रचारक। सर मैं कह रहा हूँ 300 लगा ले, लेकिन काम ग्राउंड पे कहीं फेसबुक पे मुझे दिखा दीजिए। आप भी सोशल मीडिया पे कहीं कोई नेता इनका दिखा दीजिए। और आरोप लगा रहे हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज चैनलों का जमाना है। कोई ऐसा आरोप किसी जगह कहीं ऐसा किसी ने वीडियो बनाया हो, इनका दफ्तर रोक दिया हो, ये खामखा बरगलाने वाली बातें छोड़ दीजिए। आपको कांग्रेस को लगातार जो ये भ्रम की राजनीति आपके शीर्ष नेतृत्व लेकर और आपके जो है नीचे तक के सारे कार्यकर्ता एक नेगेटिव ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, इसका ये नतीजा निकला है कि कांग्रेस लगातार गर्त में जाए जा रही है। कुछ पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ नया सोचो, कुछ राष्ट्र हित में सोचो। वसी जी जवाब मिल गया? जवाब कहाँ मिला? ये कांग्रेस की चिंता क्यों कर रहे हो भाई साहब? आप अपनी चिंता कीजिए, कांग्रेस की चिंता मत कीजिए कि कांग्रेस गर्त में जा रही है या कांग्रेस के स्टार प्रचारक पहुंचे नहीं पहुंचे। सवाल ये है कि आपको चुनावी कार्यालय क्यों बंद करने पड़ रहे हैं कांग्रेस के? दिखाओ तो सही, किसने बंद कराया? कांग्रेस आपके कार्यकर्ता आ नहीं रहे। बंद तो आपके हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता क्यों कर रहे हैं आप? हमारे कार्यकर्ता बताओ ना, आपको एक वीडियो दिखाओ जहाँ आपके कार्यकर्ता कार्यालय क्यों बंद करा रहे हैं हमारे? अरे आपको वीडियो दिखाओ। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक की जेब में कैमरा है, कैमरा मोबाइल। आप जरा सी कोई हरकत करते हो तुरंत रिकॉर्ड करता है। कुछ है आपके? आप इसकी शिकायत प्रवक्ता जी, आप सिर्फ झूठ भ्रम के सारे राजनीति कर रहे हैं। आप जनता के बीच में जाइए। मैं प्रियव्रत जी के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे उनके भेज दूंगा कि हमने शिकायत की चुनाव आयोग में। ये वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्या नहीं। अरे आप मीडिया में दिखाओ ना वीडियो, चुनाव आयोग में चेक कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये कि आज आपको, आप अगर इतना ही अच्छा काम करने वाले तो सच्चा दर्ज क्यों है उस महिला प्रत्याशी साहब को? चंपावत में आपने लोगों ने पूरी फोर्स लगा रखी है, मंत्रियों की ड्यूटी 4 धाम से हटाकर आपने वहाँ पर लगा दी चंपावत में। तो एक महिला प्रत्याशी से इतना दर्ज क्यों है पुष्कर सिंह धामी को? सर भारतीय जनता की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की जो है पार्टी है और हमारे पास चलिए थोड़ा सा एक मिनट प्रियव्रत दीक्षित का समय आ गया। आप लोगों ने बहुत समय ले लिया क्योंकि
आप लोग ऐसे एक दूसरे के लिए बोलते रहेंगे तो ना आपको समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा। मैं तो इतनी देर से आवाज़ भी पहचानने की कोशिश कर रहा था कि किसकी क्या आवाज़ है। शब्दों को छोड़िए, आवाज़ नहीं समझ में आ रही। पता नहीं आप लोगों को कैसे समझ में आ जाता कि ये कह रहे हैं और वो करते हैं और लड़ाई आपकी जारी रहती है। पता नहीं कैसे क्या मैनेज कर लेते हैं आप लोग। आप जनता के लिए यहाँ बैठे हैं, जनता क्या समझ में आ रहा होगा? जनता भी समझ रही होगी कि ऐसे ही ये उठ के चले आते हैं, कोई इनका मैनेजमेंट नहीं है। बातों को तथ्यों का साथ रखिए और सही चीजों को रखिए, तो यहां पर मैं भी आपकी तारीफ करने के लिए बैठा हूं और जनता तो आपको इनाम दे ही देगी। हेमा भंडारी जी से एक कमेंट लेना चाहूंगा मैं। हेमा जी, तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने का है कि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर चारधाम यात्रा है और उस पर ध्यान नहीं, आपके लिए तो चारधाम यात्रा महत्वपूर्ण होगी मैम। मैं सीधे मानता हूँ कि आपके पास चारधाम यात्रा के अलावा कोई मुद्दा भी नहीं बचा, क्योंकि आप चंपावत उपचुनाव में तो है नहीं कहीं जो आप मुद्दा लेकर आएंगे। नहीं, चारधाम यात्रा के अलावा सिर्फ 90% व्यापार यहाँ पर लेकिन बीजेपी को भी जरा ये देखना चाहिए। हेमा भंडारी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से 59 लोगों की मौत हो गई है चारधाम यात्रा के दौरान, मानते हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से 57 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा जब जब होता है, सीएम पुष्कर सिंह धामी सुर्खियों में जरूर आ जाते हैं और सुर्खियों में आने के साथ साथ कांग्रेस के कटाक्ष उन्हें सुनने पड़ते हैं। और बीजेपी जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा जो होता है दिल्ली का, उसको लेकर तमाम फूल झड़ते हुए नजर आती है और कांग्रेस जो है वो कटाक्ष करती हुई नजर आती है। आज भी जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के प्रवासी निवासियों से, प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार हमलावर है और कांग्रेस का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम चीज़ों से हटाकर और उत्तराखंड के मुद्दों से हटाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना पूरा ध्यान जो है वो चंपावत उपचुनाव में लगा रहे हैं। और साथ ही चारधाम यात्रा की बात कर ली जाए तो चारधाम यात्रा में अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज की इस खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।